Yes, hello students. Good morning, good afternoon, good evening. सुबह सुबह ये क्या कह रहा हूँ मैं ना, एक्चुअली पता नहीं ना आप आफ्टरनून में देख रहे हैं वीडियो, इवनिंग में देख रहे हैं या मॉर्निंग में देख रहे हैं। तो बस मैं चाहता हूँ जब भी देखें आपकी शुरुआत अच्छी हो। सो कंटिन्यू करें। लास्ट वीडियो आई होप आपने देख लिया होगा, जिसके अंदर मैंने आपको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट प्लस डेल के बारे में बताया था। एक बार याद करें, हम डेल ऑपरेटर से स्टार्ट किया था। हमने पिछली बार डेल ऑपरेटर बताया था मैंने आप लोगों को, याद है? मैंने कहा था जस्ट लाइक जो सिंपल मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन का काम होता है, वही वेक्टर्स में डेल का काम होता है। एज सच डेल अपना कोई मीनिंग नहीं रखता है अनटिल अनलेस इट इज यूज्ड ओवर सम स्केलर और वेक्टर फील्ड। ओके, मैं याद लाऊं, डेल मैंने आप लोगों को बताया था, डेल वाज इट वाज डेल। ठीक है, मैंने कहा था इसको डेल बोलते हैं यहाँ, है ना। और इसकी जो वैल्यू थी मैंने कहा था इट वाज आई कैप करली करली एक्स प्लस जे एंड करली करली वाई एंड देन इट विल बी के एंड इट इज करली करली, ओ सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी, ये जेड ऊपर तो कुछ है ही नहीं अभी, इसको तो हम बाद में लेटर ऑन वी विल पुट। ओके, सो this will be, this is curly curly z। I think पार्शियल डिफरेंशिएशन से फेमिलियर है ना आप सभी बेटा। यानी कि जब हम क्या करते हैं x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, when we take differentiation with respect to x, ओके, इफ आप इस टर्म को जब कैलकुलेट कर रहे होंगे तो एट दैट टाइम हम y और z को क्या लेकर चलेंगे बेटा? कांस्टेंट मानकर चलेंगे। दिस इज द मीनिंग ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन। ओके, सिमिलरली जब आप विद रेस्पेक्ट टू y, मतलब ये होता है कि इसमें ना पार्शियल, एज द नेम इंडिकेट, पार्शियल पार्ट्स में डिफरेंशिएशन करते हैं। जब कंप्लीट dy dx लिखते हैं तो आपको सारे वेरिएबल एक साथ कंसीडर करने पड़ते हैं। ओके, तो लेकिन इसमें जब आप विद रेस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, इन दैट केस x और आपका जो z है वो क्या हो जाएगा बेटा? कांस्टेंट हो जाएगा। एंड सिमिलरली जब आप विद रेस्पेक्ट टू z करेंगे तो आपका x और y कांस्टेंट हो जाएगा। तो एज आई टोल्ड यू कि वैसे तो जो डेल है अपने आप में वेक्टर है, इसके ऊपर वैसे हम ये एरो लगा सकते हैं इस तरीके का, बट ये अंडरस्टूड होता है कि डेल वेक्टर है, इसलिए आप एरो लगाएं तो भी ठीक और ना लगाएं तो भी ठीक। ठीक है, सो अब ये जो डेल, ये एक काइंड ऑफ ऑपरेटर है मेरे लिए, ठीक है ना। अब इस डेल ऑपरेटर को एक बार हम स्केलर फंक्शन के साथ यूज करेंगे एंड देन लेटर ऑन हम वेक्टर, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको वेक्टर के साथ यूज करेंगे। तो अगर हम इसे किसी स्केलर फंक्शन के साथ यूज करेंगे तो वो बन जाएगा हमारे लिए बेटा ग्रेडियंट। क्या कहलाएगा वो? हमारा ग्रेडियंट। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बेटा वो क्या है? ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन, इट इज स्केलर फील्ड। स्केलर फील्ड मींस ये ऐसा फील्ड जहां पर कोई स्केलर क्वांटिटी वेल डिफाइंड है आपके पास। हम बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि एक पॉइंट चार्ज है मेरे पास बेटा, क्या वो पॉइंट चार्ज है और स्पेस ये ओरिजिन पे रखा हुआ है। ओके, ये एक्स एक्सिस है, ये यू नो वाई एक्सिस है आपका, और ये आपका जेड एक्सिस है ना, ये एक्स है, वाई है और जेड है, और कोई भी स्पेस में एक पॉइंट है मेरे पास जिसका पोजीशन वेक्टर है r। ओके, और जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं, लेट अस सपोज इट इज x y एंड z। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है, याद करो, इट वाज k q by r। इट मींस आई कैन से कि v is a function of r, although v itself is a, आई एम नॉट सेइंग इट इज a vector quantity। मैंने r के ऊपर एरो लगाया है, ये स्केलर है बेटा। ओके, और दिस r कैन बी रिटन एज k q, एंड अगर हमें याद हो बेटा वेक्टर्स में, तो इसको क्या लिख सकते हैं? r को x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट। ऐसे होता है कि नहीं होता है बताइए? इट मींस मैं इसको ये भी तो कह सकता हूं कि जो मेरा स्केलर फंक्शन v था, इट इज ए, जो मैं कहता हूं कि स्केलर फील्ड है बेटा v, वो क्या हो गया मेरा? x y और z का फंक्शन है। ठीक है, तो बिल्कुल सिमिलरली मैं यहाँ पर कोई जनरलाइज कर रहा हूँ। अब ये तो मैंने एग्जांपल दिया आपको स्केलर फील्ड का। तो मान लीजिए मेरे पास फाई
आर कोई भी स्केलर फील्ड है बेटा, ठीक है। मैं जैसे एग्जांपल है आपका, सिमिलरली इट मे बी टेम्परेचर, प्लेस टू प्लेस आप देखें टेम्परेचर वेरी करता है। आपके यहाँ आज आप अपने लोकल एरिया में देखें अलग, दिल्ली में देखें अलग होगा, दिल्ली से मुंबई तक जाएं या दिल्ली से श्रीनगर तक जाएं तो विद डिस्टेंस टेम्परेचर में वेरिएशन आ जाएगा। तो टेम्परेचर मेरे लिए क्या बन गया, स्केलर फील्ड बन गया यहाँ पर, ठीक है कि नहीं है। देखो एक स्केलर फील्ड है बेटा, ओके। मैं उसी तरीके से डायग्राम बनाऊं एक बार। ये मेरे लिए क्या हो गया आपका, लेट अस सपोज बेटा ये एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है और ये आपका जेड एक्सिस है, ओरिजिन हो गया। और मान लीजिएगा ये कोई पॉइंट था बेटा, इस पॉइंट P के ऊपर मैंने क्या लिया कि फाई जो है एक फंक्शन है, स्केलर फंक्शन है, ठीक है। और इस P का जो पोजीशन वेक्टर R है, R की वैल्यू मैंने अभी बताई। R को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो R जो होता है, ठीक है, अगर इसके P के कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है तो इट विल बी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ओके। सो आई कैन से, जैसे मैं यहां बता रहा था आपको पोटेंशियल में बेटा, कि जो फाई है या तो वो आर का फंक्शन कहते हैं, एंड आर इटसेल्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स वाई जेड पे। तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि ये किस किस का फंक्शन है बेटा, एक्स वाई और जेड का फंक्शन है, ठीक है, ओके। नाउ मान लीजिए मैं पी से चेंज करता हूं पोजीशन, क्या होता है, एंड मेरा फाई जो है इट गेट चेंज बाय डी फाई। जो मेरा स्केलर फील्ड था बेटा, मैंने मान लिया कि ए से बी तक जाने में उसमें कितना चेंज हो गया, डी फाई हो गया। और ये जो वैसे पी से क्या होता है, लेट अस सपोज पोजीशन वेक्टर चेंजेस बाय डी आर। तो अब क्या हुआ हमारे पास, अगर मैं देखूं, ठीक है, अगर आर आपके पास एक्स ये है बेटा, तो आप डी आर को क्या लिख सकते हैं, देखो यहां से लिख रहा हूं बेटा, ये क्या हो जाएगा, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। कर सकते हैं आप इसको इस तरीके से, ओके, ठीक है भाई। डी एक्स आई कैप डी, और ये वैसे अगर मैं दिखाऊं तो इसका मतलब क्या हुआ, जेड के पैरेलल हम कितना, ये मान लीजिए जेड में इधर दिखा रहा हूं, बाकी आप समझते हैं 3D में ये बाहर की तरफ होता है, ओके। ये मान लीजिए जेड के पैरेलल हम कितना चले, इसका मतलब डी जेड चले, ठीक है। एक्स के पैरेलल कितना चले, इसका मतलब यहां तक आ गए हम एक्स के पैरेलल, ओके। ये कितना हो गया मेरा, डी एक्स हो गया, और भाई ये आपका वाई के पैरेलल हो गया। वाई के पैरेलल कितना चले हम, डी वाई चले। ये बात समझ में आ रही है हमारे पास, कि अगर मैं इसको देखूं, ओके, कि आपके पास ये मेरा पी पॉइंट था, यहां से मैं इस तरफ गया, ये क्या हुआ, डी जेड, ये जेड के पैरेलल 3 डायमेंशन में समझे, एक्स के पैरेलल डी एक्स और वाई के पैरेलल यहाँ पर ये जो चीज है मेरे पास, ये कितना है, डी वाई है। तो अगर आप देखेंगे डी आर, तो ये क्या हो गया, अगर मैं यहां से देखूं तो डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के हो गया, ओके। नाउ अकॉर्डिंग टू, अगर मैं आपके मैथमेटिक्स की बात करूं, मैथमेटिक्स के डिफरेंशिएशन की बात करूं, तो फर्स्ट ऑर्डर टेलर, नाम शायद मैथमेटिक्स में सुना होगा या आगे पढ़ेंगे आप, टेलर्स थ्योरम होती है। फर्स्ट ऑर्डर टेलर्स, अगर अप्रोक्सीमेशन की बात करें हम, अप्रोक्सीमेशन, फर्स्ट ऑर्डर टेलर्स अप्रोक्सीमेशन कहता है बेटा कि जो ये डी फाई है, ये फिर एक बार देख लें बेटा, कि डी फाई किसके लिए चेंज है, किसके कॉरस्पॉन्डिंग चेंज है, जब एक्स में कितना चेंज है, डी एक्स, वाई में कितना है, डी वाई, और जेड में कितना चेंज है, डी जेड। एंड एज आई टोल्ड यू कि दिस इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड। सो मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन की हेल्प ले सकता हूं ना, तो कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए मैं क्या कह रहा हूं कि अगर हम फाई का डिफरेंशिएशन लेंगे बेटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इट मींस वाई और जेड कांस्टेंट है, इनटू टेलर्स थ्योरम कहती है इसको कैसे लिख सकते हैं हम, प्लस डी एक्स, सिमिलरली डी फाई बाई इट इज डी वाई, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, डी वाई बटे एंड डी फाई, सॉरी दिस इज पार्शियल, डी फाई बाई डी जेड पार्शियल वाला, ओके, इनटू डी जेड। ये आपकी कौन सी थ्योरम है बेटा,
टेलर्स अप्रोक्सीमेशन, टेलर्स थ्योरम है ये। ओके, सो दिस मे बी फर्दर रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं देखो इसको, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना एक बार। वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट क्या ले रहा हूँ, आई कैप डी फाई बाई डी एक्स प्लस जे कैप करली फाई बाई करली वाई प्लस के कैप करली फाई बाई करली जेड, डॉट प्रोडक्ट विथ it is dxi cap plus dy j cap plus dz k cap। मैंने इसे वेक्टर, इसको बेटा वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। डॉट प्रोडक्ट याद है कैसे बताइए, दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट हम कैसे करते हैं, आई की आई के साथ, आई के कोएफिशिएंट की याद करने का बड़ा आसान तरीका था, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के के साथ। पर मतलब क्या होता है इसका कि आई की कोएफिशिएंट को आई के कोएफिशिएंट, तो देखो क्या है, डी फाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स, फर्स्ट टर्म आ जाएगी, जे के कोएफिशिएंट को जे के कोएफिशिएंट का डी, ये देखो बेटा, और ये देखो क्या आ गया आपका सेकंड टर्म, एंड सिमिलरली के का कोएफिशिएंट डी फाई बाई डी जेड, और ये क्या हो गया, इधर से डी जेड हो गया। तो आ गया कि नहीं आ गया हमारे पास, ठीक है, सेम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और ध्यान से अगर आप देखें बेटा, तो इट इंप्लाइज, ये मुझे क्या दे रहा है, डी फाई दिस इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, ये अभी भी बताया था बेटा, क्या ये डेल फाई नहीं बन गया, ये क्या बन गया आपके पास, दिस इज आवर डेल फाई डॉट प्रोडक्ट विद, और ये देखो डेल फाई याद है, आई करली करली एक्स प्लस जे करली करली वाई प्लस के करली करली जेड बेटा, तो वही डी फाई बन गया कि नहीं। ये जो है फर्स्ट हमारा, ये किसके बराबर हो गया आपका, डेल फाई के। और ये देखो ध्यान से, ये नंबर वन में, नंबर वन से ये क्या बन गया, डी आर बन गया कि नहीं बन गया। सो ये क्या आ गया मेरे पास, दिस इज डी आर। ये भी एक पूरा वेक्टर है, अब डॉट प्रोडक्ट है तो वेक्टर है ना, पर मैंने कहा था यहाँ एरो लगाओ तो ठीक, ना लगाओ तो ठीक, ये अंडरस्टूड होता है। तो डी फाई मेरे पास क्या चीज आ गई बेटा, दिस इज डेल फाई डॉट डी आर आ गया। ओके, सो इसको हम कंटिन्यू करें थोड़ा सा। मेरे पास क्या था, मैं लिखूं अब, लास्ट जो था पिछले स्लाइड के अंदर आपके पास क्या आ रहा है, डी फाई क्या था मैं बताऊं आपको बेटा, चेंज इन फाई, फाई क्या एक स्केलर फील्ड है, लाइक पोटेंशियल, टेम्परेचर एटसेट्रा। आई कैन से कि एक पॉइंट से बी तक जाने में व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन टेम्परेचर, so मैं बोलूंगा डी फाई इज द चेंज इन स्केलर फंक्शन इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी। ओके, इट इज इक्वल टू क्या है बेटा, डेल फाई डॉट डी आर। ओके, ये मेरे पास आ गया रिजल्ट, इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया। ओके, हियर जो फर्स्ट टर्म है बेटा, ये जो फर्स्ट टर्म है, यही जो फर्स्ट टर्म है बेटा, यही क्या कहलाती है आपकी, ग्रेडियंट कहलाती है। इट इज कॉल्ड ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन फाई, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन फाई। सो डेल फाई ग्रेडियंट बोल दो इसको, या डेल फाई बोल दो बेटा। नाउ इट बिकम्स, क्या बोलेंगे हम, सीधी सी बात है, आई इट इज करली फाई बाई करली एक्स प्लस जे कैप करली फाई बाई करली वाई के कैप करली फाई बाई करली जेड। ओके, ये मेरे पास आ गया, हमारे पास क्या आ गया बेटा, ग्रेडियंट। नाउ वी कैन से इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड हेंस वी कंक्लूड कि ग्रेडियंट, easily the gradient of a scalar function is always a vector quantity, is always a, so gradient of scalar function is always a vector quantity। okay, जब भी यानी कि हम क्या करेंगे बेटा, किसी भी स्केलर क्वांटिटी का ग्रेडियंट लेंगे तो क्या बन जाएगी बेटा हमारे पास एक वेक्टर। कैसे बन जाएगी, आप लोगों ने देखा इस तरीके से, आई जे और के से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, सो ये मेरे पास इक्वेशन 2 जो है बेटा, इट इज क्वाइट यूजफुल इक्वेशन, जिसका हम आगे जिक्र करेंगे, आगे चलाएंगे। ठीक ना, तो हल्का सा आइडिया समझ में आया हमारे पास। अब व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस, लेट अस डिस्कस व्हाट इज फिजिकल सिग्निफिकेंस
what is physical significance of grade phi, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई। देखो बेटा, एक तो सबसे बड़ी फिजिकल सिग्निफिकेंस फिजिक्स में क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे हम यूज करेंगे। देखो मैंने अभी एक जो इक्वेशन हमने ड्राइव की, मैंने कहा कि नंबर 2 इक्वेशन इज वेरी यूजफुल इक्वेशन बेटा। डी फाई जो थी ये हमारे पास अब क्या आ गया, डेल फाई डॉट क्या आ गया मेरे पास, डी आर आ गया। यानी ये खुद अपने आप में एक वेक्टर है, मतलब इट इज समथिंग सिमिलर। मैं यूं लिखूं कि डी फाई इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स लाइक दिस, है कि नहीं बताइए। ओके, तो ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, तो मैं इसको यूं दिखा लूं थोड़ी देर, मान लीजिए दिस इज माय डी आर। ओके, ये पॉइंट पी है जो पिछले डायग्राम का था, ये मेरा पॉइंट क्यू है बेटा, और यहां से यहां तक जाने में डी आर चेंज हुआ है। यहाँ पर अगर मेरा फाई था स्केलर फंक्शन, तो यहाँ मेरा कितना हो गया, फाई प्लस डी फाई, ये तो हमने बनाया पिछले डायग्राम के अंदर। ओके, और अब एक वेक्टर और आ गया, लेट अस सपोज इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, दैट इज, इसको भी तो मैं एक वेक्टर ही तो है। अब ये क्या बन गया बेटा, डेल फाई बन गया। एंड लेट अस सपोज कि मेरे पास क्या है, इनके बीच में एंगल है, ये एंगल है, कितना एंगल है बेटा, ये थीटा एंगल है, किस किस के बीच में, डेल फाई, ठीक है, और डी आर। तो इसको कैसे लिख सकते हो आप, लिखोगे तो अब हमारे पास, हम इसको लिख सकते हैं डेल फाई डी आर एंड कोस ऑफ थीटा। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, इसको बताइए, ठीक है, ये वाली बात प्रोडक्ट आती है आपको। सो ये क्या बन जाएगा देखो, और दिस में बी रिटन एज, दिस में बी फर्दर रिटन एज डी फाई अपॉन डी आर इज इक्वल टू डेल फाई इंटू कोस थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं हम इसको इस तरीके से। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डी फाई बाई डी आर है ना बेटे, ये डेल फाई के अलावा कोस थीटा पे भी डिपेंड कर रहा है, एंगल का भी इसके अंदर रोल आ रहा है कि नहीं आ रहा है हमारे पास, ठीक है। अगर बाय द वे मैं कह दूं कि इफ थीटा इज जीरो, थीटा जीरो का मतलब समझते हैं, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में आ जाए, डेल फाई और ये, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये कोस जीरो मैक्सिमम होता है कि नहीं होता है बताओ। तो इस वक्त यानी कि डी फाई बाई डी आर जो होगा ये मैक्सिमम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इट विल बिकम मैक्सिमम वैल्यू डी फाई। और ये अब इधर क्या बच गया आपके पास, सिर्फ और सिर्फ ग्रेडियंट ऑफ फाई बच गया कि नहीं बच गया। तो यानी ग्रेडियंट ऑफ फाई क्या बना बेटा, इट इज द वेरिएशन, यू कैन से इट इज द मैक्सिमम स्पेस वेरिएशन of the scalar function, या maximum variation of scalar function, scalar field with respect to space। मैं r को ना स्पेस बोल रहा हूं बेटा, क्योंकि r के अंदर आपने अभी देखा था x भी है, y भी है, z भी है। देखो स्ट्रेट लाइन हो, वन डायमेंशन हो, आप क्या लिखते हो उसको, वन डायमेंशन को क्या बोलते हो, स्ट्रेट लाइन, वन डायमेंशन है ना। टू डायमेंशन जैसे प्लेन बोलते हैं, और थ्री डायमेंशन जिसमें तीनों कोऑर्डिनेट हो जाएं उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एक्स वाई और जेड जिसमें होता है उसको क्या बोलते हैं हम, स्पेस। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसलिए इट इज ग्रेड फाई, ग्रेड मींस ग्रेडियंट फाई क्या बन गया बेटा हमारे पास, इसका जो अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ये क्या बन गया मेरे पास, इक्वल टू मैक्सिमम, इट इज मैक्सिमम स्पेस, स्पेस जैसे टाइम के साथ होता है, डी बाई डी टी होता है, तो क्या बोलते हो आप, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ नहीं बोलते, जैसे आप ये लिखते हो डी डी टी, तो क्या बोलते हो, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई। तो यहाँ पर क्या है बेटा, आर, और आर में मैंने कहा एक्स वाई जेड है, इसलिए इसको स्पेस रेट बोल रहा हूं मैं। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, इट इज मैक्सिमम स्पेस रेट ऑफ चेंज ऑफ, मैक्सिमम स्पेस रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई। ओके, क्लियर है। एंड इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, जिस डायरेक्शन में आपका क्या है, डी आर हो रहा है, ठीक है कि नहीं है, जिस डायरेक्शन में आपका जो हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई है वो मैक्सिमम है, मैक्सिमम स्पेस रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई हो गया। और मैंने कहा डायरेक्शन कौन सी है इसकी, डायरेक्शन इन विच, भाई आपने थीटा को जीरो पुट किया तभी तो डी फाई बचा, अदरवाइज डेल फाई बचा, सॉरी डेल है बेटा, ठीक है।
अदरवाइज तो यहाँ पे क्या बचेगा, हमेशा कोस की वैल्यू चलती रहेगी, तो कोस को हटाने का एक ही तरीका है, तो थीटा 0 पुट करें, यानी उसी डायरेक्शन में लेकर जाएं, तो उस डायरेक्शन में ये क्या हो गया था मैक्सिमम, तो कौन सी डायरेक्शन होगी, इन विच रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई इज मैक्सिमम। एक बार फिर देखें हमने क्या किया बेटे, डी फाई लिखा मैंने, ये पिछले अभी निकाला था, डेल फाई डॉट डी आर। नाउ वी डॉट प्रोडक्ट है, तो ये भी एक वेक्टर बेटा, ये भी एक वेक्टर। लेट अस सपोज इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। ए से पी से क्या तक जाने में फाई प्लस डी फाई हो गया, जो ये वाली वैल्यू है ना, जो ये हमारे पास, ओके, और ये डेल फाई हो गया। तो अगर हम इसको, इसी इक्वेशन को हमने इस फॉर्म में लिखा बेटा, डी फाई बाई डी आर, क्या आ गया, डेल फाई कोस थीटा। अगर थीटा 0 पुट कर दो तो यू नो कोस मैक्सिमम हो जाएगा, यानी डी फाई बाई डी आर की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये आ गया ग्रेडियंट ऑफ फाई जो है, इट इज मैक्सिमम स्पेस रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर फील्ड, एंड डायरेक्शन कौन सी होगी, क्योंकि वेक्टर है तो बेटा दोनों बातें बतानी पड़ेंगी ना आपको। ये तो मैं मैग्नीट्यूड बता रहा हूँ, और ये क्या बता रहा हूँ, डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में फाई का स्पेस वेरिएशन मैक्सिमम होगा, और किसी डायरेक्शन में तो बेटा थीटा की वैल्यू कुछ और आएगी, 60 आ गई, 30 आ गई, तो वो ऑलवेज हमेशा 1 से छोटी होगी, वो मैक्सिमम तो होगी नहीं ना उस केस में, तो हम वो वैल्यू नहीं लेंगे इस केस में, ठीक है। सो अब हमारे पास देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करूं, जैसे मान लीजिए मैंने एक ये सरफेस ले लिया, ठीक है, हमारे पास, ओके, मैं इसके अलोंग चल रहा हूं, और मान लीजिए ये मेरा जो वेक्टर था डेल फाई वो इस तरफ है, जैसे मैं तुम्हारा डेल फाई, जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये पॉइंट चार्ज है, ठीक है, तो इसके बात करूं, ठीक है ना, इसके चारों तरफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस, एक स्फीयर ड्रा कर दूं, इसको सेंटर पे रख के, है ना भाई, तो इस सरफेस पर आपको पता था ना, इक्वी पोटेंशियल बोलते थे हम इसको, इसके हर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी बेटा, सेम होगी। और मैं यहाँ से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं आपसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया कि नहीं हो गया, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, सेम ही है बेटा, ये कैसी क्वांटिटी, कोई वेक्टर क्वांटिटी है। एंड मान लीजिए अब मैं इस सरफेस के अलोंग चल रहा हूँ, पिछली बार तो मैंने क्या कहा था, थीटा 0 था डी फाई और डी आर के बीच में, अब मैं मान लो डी आर और डी फाई के बीच में कितना एंगल बना रहा हूँ, 90 का एंगल बना रहा हूँ। तो देखिए जरा चेंज इन स्केलर फंक्शन कितना होगा, डी फाई कितना होगा बेटा, डेल फाई, अभी लिखा था आपने डी आर कोस ऑफ 90 डिग्री, और कोस 90 कितना होता है, 0, इट मींस चेंज इन स्केलर फंक्शन इज 0, व्हाट इट मींस, दिस स्केलर फंक्शन इज कांस्टेंट, देयर विल बी नो चेंज, ठीक है कि नहीं है, ओके। तो ऐसे सरफेसेस को बेटा, जो ऐसे सरफेसेस जिनके अलोंग हमारे स्केलर फंक्शन की वैल्यू सेम रहे, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, लेवल सरफेसेस बोलते हैं। तो इस सरफेस को क्या बोलेंगे, लेवल सरफेस। अलग अलग में अलग अलग नाम हो जाएंगे, जैसे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जांपल लूं बेटा, तो इस पॉइंट पर याद करो, मैंने बताया क्या पोटेंशियल की वैल्यू हर जगह क्या होगी, सेम होगी कि नहीं, तो इसको इस लेवल सरफेस, या फिर इसको क्या बोलेंगे हम, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इसका दूसरा नाम, जनरल नाम है लेवल सरफेस बोलते हैं बेटा, ठीक है कि नहीं है। तो अगर हमारा ये जो वेक्टर बना, ठीक है, वो क्या हो जाए, किसी सरफेस के नॉर्मल हो जाए बेटा, है ना, कि इफ, एक हमारे पास क्या प्रॉपर्टी है, इफ डेल फाई इज नॉर्मल, नॉर्मल समझते हैं ना, परपेंडिकुलर टू गिवन सरफेस, नॉर्मल और परपेंडिकुलर टू गिवन सरफेस, देन, ठीक है ना, द स्केलर फंक्शन, स्केलर फील्ड जो होगा, ठीक है, वो क्या होगा, उस सरफेस के लिए कांस्टेंट होगा बेटा, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हमेशा, आपने 12th में पढ़ा होगा कि जो ये होता है, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस के क्या होता है बेटा, नॉर्मल होता है, परपेंडिकुलर होता है, इसलिए वहां पर हम क्या कहते हैं कि ये इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस, यू नो, हर एक जगह पर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, ठीक है। नाउ लेट अस डिस्कस few important, let us importance of gradient of scalar function phi,
ओके, देखो बेटा एक बात मैं कह रहा हूं, फिर एक बार सुन लीजिए। अगर हम किसी भी स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट लेते हैं, ठीक है, नाउ इट बिकम्स ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि ईच वेक्टर विल बी रिप्रेजेंटेड एज ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर। जरूरी नहीं है कि वेक्टर, हर एक वेक्टर ही इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए। हाँ, पर रिवर्स इज ट्रू कि अगर आपने किसी भी स्केलर का ग्रेडियंट ले लिया तो हमेशा लेट सपोज ये वेक्टर बन गया, ए वेक्टर बन गया मेरे पास, ए जो है इट इज ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर फंक्शन। क्लियर? नाउ सी प्रॉपर्टी नंबर 1, अगर मैं बात करूं इसकी, अगर इफ ए फंक्शन if a vector is represented as scalar, if a vector can be represented as the gradient of some scalar function, then the line integral of that vector, line integral समझते हैं a dot dr, लेंथ के ऊपर वन डायमेंशन, दैट इज सपोज a से b तक हम कर रहे हैं, ओके जैसे आप लोग पढ़ते थे e dot dl, लाइन इंटीग्रल जब आप पढ़ते थे पोटेंशियल नहीं आ जाएगा, ई डॉट डीएल जब हम पढ़ते थे, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, लाइन इंटीग्रल। गोस थ्योरम में आप लोग पढ़ते थे सरफेस इंटीग्रल, ठीक है, हम उस पर भी आएंगे धीरे धीरे। तो ये क्या कहता है, अगर कोई वेक्टर बेटा ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन है तो देन लाइन इंटीग्रल ऑफ दैट वेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। अगर मुझे इसका सिंपल सा प्रूफ करना है, देखो बेटा कैसे करेंगे इसका प्रूफ। एज ए से बी बेटे ए डॉट डी आर है, अभी आपको गिवन है कि दिस वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज डेल फाई ग्रेडियंट ऑफ फाई, दिस इज डेल फाई डॉट डी आर है, लिख सकते हैं। मैंने क्या किया, ए की वैल्यू पुट कर दी, और ये देखो बेटा अभी भी पिछले स्लाइड में देख सकते हो, आप बैक करके वीडियो को देख सकते हो, इसकी वैल्यू क्या आई थी, ए से बी, ये क्या आया था आपके पास, डी फाई नहीं आया था, ये तो प्रूव किया हमने, डी फाई इज इक्वल टू डेल फाई डॉट डी आर, ठीक है। और अब इसका बताओ इंटीग्रेशन, डेल फाई का इंटीग्रेशन फाई हो गया कि नहीं हो गया, ए से बी तक, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, अपर लिमिट फाई की जो वैल्यू बी पर है माइनस लोअर लिमिट फाई की जो वैल्यू ए पर है, ठीक है ना। तो ये मेरे पास क्या आ गया बेटा, तो इट मींस ये किस पर डिपेंड कर रही है, सिर्फ द वैल्यू ऑफ फाई एट ए एंड फाई ऑफ बी, ठीक है ना, यानी इट्स वैल्यू डिपेंड्स ओनली ऑन, यू कैन से इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इट्स वैल्यू डिपेंड्स ओनली ऑन सॉरी इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, नोट ऑन पाथ। याद आ रहा है, पढ़ा हुआ है ऐसा, पाथ फॉलोड के ऊपर, पाथ फॉलोड जो था आपका वो पे डिपेंड ना करे वर्क डन, कंजर्वेटिव फोर्सेस बोलते थे आप इनको, इस तरीके के अगर फोर्सेस हो तो, ठीक है बेटे। तो पहली प्रॉपर्टी आपने क्या पढ़ी इसमें कि अगर कोई वेक्टर जो है इट इज ग्रेडियंट ऑफ स्केलर, तो उसका जो इंटीग्रेशन होगा, लाइन इंटीग्रेशन, वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होगा बेटा ए और बी के बीच में। सिंपल मैंने कहा, लाइन इंटीग्रल लिखा, देन मैंने क्या किया, लाइन इंटीग्रल के अंदर हमने क्या किया बेटा, ए की वैल्यू उठाई, क्या थी डेल फाई, वैल्यू पुट कर दी, एंड देन ये आप पिछले स्लाइड में, मैं आज के लेक्चर के शुरू से मैं समझाता आ रहा हूँ, ये डी फाई होता है, डी फाई का इंटीग्रेशन फाई एंड नाउ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यू कैन सी कि ये क्या बन गया बेटा, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द वैल्यू ऑफ फाई एट बी एंड फाई वैल्यू ऑफ फाई एट ए, नॉट ऑन द पाथ फॉलोड। क्लियर? नेक्स्ट चले हम नेक्स्ट की तरफ देखेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा बेटा, दूसरा, सिमिलरली अगर मेरे पास फिर से अगर कोई वेक्टर है बेटा, इट इज रिप्रेजेंटेड एज ग्रेडियंट ऑफ फाई, देन द लाइन इंटीग्रल ऑफ दिस, यहां तक तो पिछली बार ही हो गया, ओवर द क्लोज्ड पाथ विल ऑलवेज बी जीरो, इट्स लाइन इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड पाथ विल ऑलवेज बी जीरो। देखिए प्रूफ करें इसका, सिंपल देखो बेटे,
मान लीजिए मेरे पास, मैं एक बार वेक्टर ए है ये, मैं ए से बी तक जाता हूं वाया पाथ नंबर 1 एंड देन बी से किसी और पाथ के होते हुए ए पर वापस आ जाता हूं। बन गया कि नहीं बन गया क्लोज पाथ? तो मुझे ये प्रूव करना है कि इस क्लोज पाथ पर मेरा जो ये लाइन इंटीग्रल है ये 0 होगा। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। देखिएगा बेटा, ये है ए डॉट डी आर, क्लोज पाथ आपने दिखा रखा। कौन सा है अब आपका क्लोज पाथ? ए बी ए हो गया, ए बी ए पे ही खत्म हो रहा है ना, ए से शुरू होकर तो क्लोज बन गया। सो क्या लिख सकते हो आप? ए डॉट डी आर, ए से बी तक गए, दो इंटीग्रेशन में तोड़ सकता हूं ना मैं, और बी से ए तक आए बेटा, ए डॉट डी आर। ओके, बन गया क्लोज्ड। ए से शुरू करके ए पे खत्म हो रहा है। अब ये क्लोज का सिंबल नहीं आएगा बेटा, क्योंकि ए से बी तक क्लोज थोड़ी है, बी से ए तक क्लोज थोड़ी, ये तो सिंगल लाइन पाथ है। अब ए की तो वैल्यू पुट कर देते हैं। चलिए, ए की तो वैल्यू पुट होगी, तो गिवन है कि वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड एज ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर फंक्शन, तो हम इसको ये लिख सकते हैं। और ये मैंने आपको भी पढ़ाया है पीछे, ए से बी। ठीक है बेटा, ये क्या बन गया? डी फाइव बन गया कि नहीं बन गया? ये भी क्या बन गया? बी से ए डी फाइव बन गया कि नहीं बन गया? करें इंटीग्रेशन, इट इज फाइव ए टू बी प्लस सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट फाइव है ना, बी टू ए। अगला क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इट बिकम्स फाइव बी माइनस फाइव ए प्लस फाइव ए minus 5b. This will cancel this will get cancelled with this and we get 0. Hence prove, ये तो prove करना था आपको कि if a vector is represented as gradient of some scalar function, so its line integral over the closed path will always be 0. तो हमने क्या सिंपली एक क्लोज पाथ कंसिडर कर लिया कि भाई हम ए से बी तक गए हैं पाथ नंबर 1 से, फिर हम बी से ए तक आए पाथ नंबर 2 से, तो हमने एक लिखा लाइन इंटीग्रल ऑफ ए बी ए, क्लोज पाथ हो गया। दिस क्लोज पाथ कैन बी स्प्लिटेड इनटू टू पार्ट्स, जैसे आप गॉस थ्योरम वगैरह में भी स्प्लिट करते रहते सरफेसेस को, ए से बी और बी से ए की वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि ये मुझे गिवन है भाई, ए की वैल्यू कितनी है? डेल फाइव है, तो वो पुट कर दी मैंने डेल फाइव। एंड ये हमने, आप वीडियोस को पीछे ले जाकर देख सकते हैं, ये मैंने प्रूव किया है आज की इस वीडियो में ही कि ये डी फाइव के बराबर होता है। डी फाइव फाइव हो गया एंड देन इट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये क्या आ गया बेटा? 0 आ गया। तो इस तरीके के जो वेक्टर्स होंगे बेटा, which can be expressed as gradient of some scalar function, they are called as scalar potentials। ये कुछ नाम है बेटा, स्केलर पोटेंशियल कहते हैं, और इन्हीं को हम लैम्बलर वेक्टर फील्ड, या फिर मैंने अभी कहा था सिंपल, बिल्कुल सिंपल, इनको हम क्या बोल सकते हैं बेटा? कंजर्वेटिव फील्ड्स भी बोलते हैं, जिनका लाइन इंटीग्रल क्लोज पाथ पे 0 हो बेटा, उन फील्ड्स को हम क्या बोलेंगे? कंजर्वेटिव फील्ड। कुछ दो नाम और भी आएंगे बेटा, जब मैं कल फंक्शन पढ़ाऊंगा ना आपको, तब इनके कुछ नाम और बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, फिर आप कंफ्यूज होंगे वो तो। ओके, तो लैम्बलर, स्केलर, कंजर्वेटिव फील्ड, ये सब हम बोलते हैं इनको। ठीक है, तो आप उसको बोलना, पढ़ना बेटा, इसको देखना, ठीक है ना? ओके, चलिए, थैंक यू।